नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। जी हां, आज हम लोग दीक्षा ऐप में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 12 अर्थात विज्ञान का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ साइंस के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, समझेंगे और हल करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य हमेशा अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है। मनुष्य का यह स्वाभाविक लक्षण है कि वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक हो। जिज्ञासु और कल्पनाशील मानव मन ने विभिन्न तरीकों से प्रकृति और के आश्चर्य और विस्मय का जवाब दिया है। प्रारंभिक समय से ही एक तरह की प्रतिक्रिया तो यह है कि आसपास के भौतिक और जैविक वातावरण का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना, किसी भी सार्थक पैटर्न के संबंधों की तलाश करना और इस तरह से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर दुनिया को समझने के लिए वैचारिक मॉडल बनाना तथा सिद्धांतों, कानूनों और मूल तत्वों तक पहुंचना, यही मानवीय प्रयास विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान की सभी परतों को धीरे से प्रयोगों, जांचों आदि के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से विषय वस्तु की जटिलताओं तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदान करता है और इस प्रकार लगातार ज्ञान के नए क्षेत्रों, सिद्धांतों और नियमों को समझाता है। जाहिर है, अवलोकन जिज्ञासा का बीज है, अर्थात जिज्ञासा का प्रादुर्भाव अवलोकन से ही होता है। आसपास की दुनिया को देखने, विभिन्न ध्वनियों को सुनने, विभिन्न गंधों को लेने, किसी भी चीज़ की विभिन्न सतहों को छूने या स्वाद के आधार पर अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार यह जिज्ञासा को जन्म देता है और जिज्ञासा तथ्यों के पीछे निहित सिद्धांतों, कानूनों और मतों को साबित करने के लिए, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, प्रयोग करने और उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चूँकि विज्ञान साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए यह तार्किक है और कई समस्याओं के लिए उपलब्धि और समाधान की भावना प्रदान करता है। विज्ञान तकनीकी नवाचारों का भी एक तरीका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का प्रयास विज्ञान है। विज्ञान का ज्ञान एक गतिशील एवं विस्तारित निकाय है जिसमें अनुभवों के नए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। यह ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। एक प्रगतिशील समाज में विज्ञान वास्तव में मुक्तिदायक की भूमिका निभा सकता है। लोगों को गरीबी, अज्ञानता और अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है। आज लोगों के सामने दुनिया तेजी से बदल रही है, जहां सबसे महत्वपूर्ण कौशल लचीलापन, नवाचार और रचनात्मकता है। विज्ञान शिक्षा को आकार देने में इन विभिन्न अनिवार्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को खुशी खुशी दुनिया की खोज करने और उसके साथ सामंजस्य बनाने में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस स्तर का उद्देश्य दुनिया अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण, कलाकृतियों और लोगों के बारे में बच्चे की जिज्ञासा का पोषण करना है, ताकि बच्चे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान के आधार पर बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोदैहिक कौशल प्राप्त करने के लिए गतिविधियाँ करें आदि, तथा बात के स्तर के लिए बच्चों का तकनीक और मात्रात्मक कौशल में विकास हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में बच्चों का विज्ञान के साथ पहली बार परिचय होता है। इस स्तर पर विज्ञान प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन से उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्वों तक एक क्रमिक बदलाव प्रदान करता है। इस स्तर पर पढ़ाए जाने वाली विज्ञान की अवधारणाओं को इस प्रकार चुना जाना चाहिए कि वे रोज़मर्रा के अनुभवों की समझ बना सकें। गतिविधियों और प्रयोगों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक घटक बनना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की अवधारणाओं को
विषयात्मक दृष्टिकोण से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। इस स्तर को पर विज्ञान को एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और इसे माध्यमिक स्तर के पहले के स्तर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चे को परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने में लगे रहना चाहिए। सरल तकनीकी इकाइयों और मॉडलों का डिज़ाइन करने के लिए स्वयं सहजतापूर्वक काम करना चाहिए। पर्यावरण और स्वास्थ्य में अधिक जानने के लिए भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य मुख्य रूप से शामिल हैं। वैज्ञानिक अवधारणाओं को मुख्य रूप से टिप्पणियों, गतिविधियों, प्रयोगों और सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। समूह की गतिविधियों, साथियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा, सर्वेक्षण, आंकड़ों का संग्रह एवं संगठन और विद्यालयों तथा पड़ोस की प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से उनका प्रदर्शन शिक्षण के महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए। विज्ञान के पाठ्यक्रम में तकनीकी घटकों जैसे सरल मॉडल के डिज़ाइन और निर्माण, सामान्य यांत्रिक और विद्युत उपकरणों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान और स्थानीय विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाना चाहिए। अनुभवों पर सरल प्रयोगों और स्वयं कार्य के अलावा इस स्तर पर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक अभ्यास विद्यार्थियों को समूहों में विशेष रूप से उन समस्याओं को सार्थक जांच में संलग्न करना होता है जिन्हें वे महत्वपूर्ण और अनिवार्य मानते हैं। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु प्रकाश। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तरी को चलाने जा रहा हूँ। मेरे प्रश्नोत्तरी जो है वो अब खुलने ही वाले हैं। जी हाँ, डिस्प्ले पर जो है अब मेरा पहला क्वेश्चन शो हो चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधों के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि पूरा दिखाई दे, गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। फर्स्ट में है लंबाई का तुलनात्मक माप। इसे स्लाइड करके अब नीचे जाते हैं ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दे। लंबाई का माप पहला। दूसरा है स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। तीसरा है धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अब स्क्रॉल को अप दबा देते हैं ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दे। ऑप्शन इस प्रकार है, पहला में है केवल 3 सही है। दूसरा में है 1, 2 और 3 सही है। तीसरा में है केवल 1 सही है और चौथा में है केवल 2 सही है। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। एक बार फिर से कथन को देख लेते हैं। कथन पहला क्या था, लंबाई का तुलनात्मक माप। दूसरा में था स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन और तीसरा था धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। जी हाँ, आपने ट्रेनिंग में वीडियो को अच्छा से देखा होगा तो याद ही होगा कि शिक्षिका जो क्या कर रही थी, एक धागे की मदद से तना को जो है नाप रही थी, तो उससे माप भी आ जाता है और छू करके भी देखा जा रहा था कि मुलायम है कि सख्त है तना, और धागा का भी उपयोग हो रहा था, अर्थात ये तीनों ही कथन सही है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, ये प्रश्न भी थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि पूरा अच्छा से दिखाई दे। प्रश्न इस प्रकार है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणा में से शिक्षार्थी के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। अब स्क्रॉल अप कर देते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। जी हाँ, ऑप्शन है फर्स्ट में पौधों की वृत्तियों में विविधता। दूसरा में है केवल पेड़ों के बारे में। तीसरा है केवल झाड़ियों के बारे में और चौथा में है केवल शाक के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएंगे पहला, अर्थात पौधों की
प्रवृत्तियों में विविधता। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर तीसरा क्वेश्चन शो हो चुका है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसीलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि अच्छा से पूरा प्रश्न दिखाई दे। प्रश्न को पढ़ा जाए। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। गुलाब को पेड़ बताया और सुनहरे सेब को क्या बताया? झाड़ी। शिक्षक का उद्देश्य इस प्राकृतिक भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। जी हाँ, हमारे ऑप्शन है यहाँ पर इस प्रकार। पहला है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। दूसरा में है शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। तीसरा में है शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। और चौथा में है शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला, अर्थात शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर चौथा क्वेश्चन शो हो चुका है और प्रश्न इस प्रकार है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रॉल डाउन कर लीजिए ताकि पूरा दिखाई दे। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्र के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। अब स्क्रॉल अप कर दीजिए ताकि पूरा दिखाई दे। ऑप्शन है, पहला है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। दूसरा है क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा है क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और चौथा में है अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। जी हाँ, हमारे आंसर हो जाएंगे यहाँ पर पहला, अर्थात अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक दबाने में कंजूसी न करें। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर 5वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्न में से इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। पहला है सूती, दूसरा है रेशम, तीसरा रेयन, चौथा पॉलिस्टर। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा, अर्थात रेशम। जी हाँ, तो हम लोग जानते ही हैं प्रोटीन और रेशम क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर छठा प्रश्न शो हो चुका है। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। प्रश्न है, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक शिक्षार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? स्क्रॉल को अप कर लीजिए ऑप्शन देखने के लिए। ऑप्शन में है इस प्रकार। पहला है घोल और संतृप्त हो जाएगा। दूसरा है पानी जमने लगेगा। तीसरा है पदार्थ जमने लगेगा। और चौथा है घोल संतृप्त हो जाएगा। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे चौथा, अर्थात घोल संतृप्त हो जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कृपया करके कमेंट किया कीजिए ताकि अच्छा लगता है और वीडियो के बारे में आप लोग इसके माध्यम से बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि वीडियो अच्छा बन रहा है कि खराब बन रहा है, आप लोग को साउंड अच्छा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
ताकि फीडबैक आता है तो मैं भी उस अनुसार से वीडियो में सुधार कर सकूं और नेक्स्ट वीडियो को अच्छा से बनाऊं। दोस्तों समय को न गंवाते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, यहाँ डिस्प्ले पर 7वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियां मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला में है परियोजना, दूसरा है रोल प्ले, तीसरा है स्थानीय दौरा और चौथा है प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे पहला अर्थात परियोजना। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, डिस्प्ले पर यहाँ 8वां क्वेश्चन शो हो चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए स्क्रॉल डाउन कर लीजिए ताकि पूरा प्रश्न अच्छा से दिखाई दे। प्रश्न है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके छात्र अशांत हो। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह दें? अब स्क्रॉल अप कर दीजिए ताकि ऑप्शन हमें अच्छा से दिखाई दे। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से न बोलने के लिए कहें। दूसरा है, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तीसरा है, ऐसी गतिविधियों से बचें और चौथा है, विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहें। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दूसरा अर्थात विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं ताकि गतिविधि भी अच्छा से चलता रहे और स्कूल के विद्यालय के दूसरे क्लास के या दूसरे वर्ग के बच्चे भी डिस्टर्ब न हो। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन मेरा 8वां है आपके प्रश्नोत्तरी में 5वां में हो सकता है, दूसरा में हो सकता है, पहला में हो सकता है, या फिर आपके जो पहला में है वो मेरे 5वां, 8वां, 10वां किसी में भी हो सकता है। तो इसके लिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि प्रश्न जो है अल्टरनेट हो सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो हूबहू सेम ही। इसके अलावा ऑप्शन भी जो है यहाँ जो ए में शो कर रहा है आपके बी में हो, आपके बी में है वो मेरे डी में हो, तो ऑप्शन भी अल्टरनेट हो सकते हैं और प्रश्न भी अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे हूबहू ही। इसीलिए आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा से वीडियो को 2 बार 3 बार वॉच कर लेना है, उससे भी न काम चले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे प्रश्नों का, या फिर आप अपने नोटबुक में भी सारे प्रश्नों का लिख सकते हैं और अच्छा से उसको याद कर लीजिए। जब अच्छा से याद हो जाए तब जाकर के अपने प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए। दोस्तों आइए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, डिस्प्ले पर 9वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा है, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। तीसरा है, एक अन्य छात्रा को ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। और चौथा है कि सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। जी हाँ, हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे चौथा अर्थात सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। जी हाँ, यहाँ मीरा जो है दृष्टिबाधित छात्र है तो उसको जो है किसी अलग टाइप के गतिविधि में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समावेशी कक्षा के नियम के प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए उसको सभी दृष्टिकोण में सबों के साथ एक साथ उसको शिक्षा देना है ताकि उसमें जो है कोई हीन भावना न पनपे। आइए चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ, 10वां प्रश्न इस प्रकार है। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में
विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है माध्यमिक, दूसरा है उच्चतर माध्यमिक, तीसरा है उच्चतर प्राथमिक, चौथा है प्राथमिक। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या देखते हैं कि पहला और दूसरा वर्ग में जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान क्या रहता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। तीसरा से पांचवा में जो है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है और वर्ग 6 से जो है विज्ञान एक अलग एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि हमारे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी अर्थात उच्चतर प्राथमिक। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट दबा करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ शो कर रहा है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0, लेफ्ट साइड में है रिव्यू, राइट में है सबमिट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 10 प्रश्न पूछा गया जिसमें 10 के जवाब दिए गए हैं, स्किप क्वेश्चन 0 यानी एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। तो आप लोग जरा ध्यान से देख लेंगे अपने प्रश्नोत्तरी में कि यहाँ टोटल और आंसर क्वेश्चन में कहीं घट तो नहीं रहा है कि 6-7 क्वेश्चन ही तो नहीं हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन कहीं मिस्टेक बस छूट तो नहीं गया है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, रिव्यू करके दोबारा से एग्जाम दे दीजिए, दोबारा से प्रश्नोत्तरी को हल कीजिए। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 10 में 10 जवाब दे दिए हैं, इसीलिए अब सबमिट करते हैं। अब क्या शो कर रहा है, योर स्कोर इज 10/10, यू कैन रीडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यानी आपको 10 में 10 अंक आए हैं, आप क्या करना चाहेंगे, रीडो करना चाहेंगे, रीडो करके दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ तो 10/10 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक मित्रों। अगर आगे भी आप दीक्षा ऐप पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण से संबंधित सारी समस्याओं का हल चाहते हैं, या फिर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे CTET, STET, UPTET, बिहार टेट इत्यादि की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो इन प्रश्नों का संग्रह आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभ पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।